आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के वीडियो नंबर 2 में मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपके पास जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल समूह की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा 3 सिग्मा बंध पाया जाता है। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युतीयतात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध ध्रुवित हो जाता है। इसीलिए कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र और कार्बनिक ऑक्सीजन एक नाभिक रागी केंद्र होता है। जरा देखो ना, ये कार्बन है, हाँ, कार्बन जो होता है CHO होता है, डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, तो इसीलिए 2 सिग्मा होता है। इसीलिए कार्बन में sp2 संकरण पाया जाता है, सिग्मा एक बंद होता है आपका। तो ये आपकी संरचना है, बता सकते हैं संरचना में कि sp2 संकरण जो होता है कार्बन में पाया जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर C और डबल बॉन्ड तब वो होता है, तब यहाँ पर R होता है, तब यहाँ पर CHO होता है। तो अगर इसमें आप अगर काउंट करते हैं ना, तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई हो जाता है, एक सिग्मा, तो एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, 3 सिग्मा है। इसलिए इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। इस कार्बन के भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका ही अच्छा है, तो यहाँ भी 3 कार्बन होते हैं, sp2 संकरण होता है। तो बहुत ही सिंपल था कि जो आपके एल्डिहाइड समूह के कार्बन होते हैं उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। आपको विस्तार से जान रहे हैं, देख रहे हैं कैसे संकरण में हम लोग पाई बंद को संकरण में नहीं गिनते हैं, केवल जो सिग्मा बंद है उसी को काउंट करते हैं। और अगर सिंगल केवल बॉन्ड है तो इतना माना जाता है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड ही उपस्थित है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक नया चीज़ आता है जिसका नाम होगा एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। विरचन का मतलब होता है प्रिपरेशन, बनाना, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएंगे इसी के बारे में पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए पहला जो विधि आएगा इसमें एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहला तो यही है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो चलिए एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हम इसको बनाते हैं। लिखा गया है, देखिए एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कि समांतर एल्डिहाइड और कीटोन क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें से H बाहर निकलेगा और O बढ़ जाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि उसमें से H आपके बाहर निकलेगा और जो O होता है उसकी संख्या आपकी बढ़ जाती है। तो आज जो बात होगी इसी की होगी और इसी पर हम लोग का चर्चा भी रहेगा। देखिए लिखा गया है कि RCH2OH, ये एल्कोहल है ना, प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन अपने पीछे वाले ऑक्सीकरण हुआ है। तो RCHO, देखिए एक R है, C, एक H, एक O, यानी जो H2 है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यानी यही हाइड्रोजन बाहर निकला है। तो देखिए आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं बात को? यानी जो एल्डिहाइड का होता है ना, इसी तरीके से निर्माण होता है। ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए CH3 CH CH3 CH यहाँ पर छूट गया है, फिर CH3 रहेगा OH। ये जो है द्वितीय कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुटा है अपने पीछे वाले 2 कार्बन से जुड़ा, द्वितीय एल्कोहल, इसका भी ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए CH3 ऐसे ही रखेंगे, C है और डबल बॉन्ड O आ जाएगा और H2 आपके बाहर निकल जाएगा और CH2 CH3 वैसे ही, तो H2 आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ से भी आप देख लिए कि यहाँ तक कीटोन का निर्माण हुआ, क्योंकि CO आया है ना, तो यहाँ पर कीटोन का निर्माण हुआ। हाई दादा देखिए CH3 CH और CH3, ये भी आपके द्वितीय कार्बन है। यहाँ भी वही बात होगी, द्वितीय कार्बन है क्योंकि अपने पीछे वाले 2 कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका भी कीटोन का निर्माण हुआ है।
तो समझ रहे हैं ना कि OH जिस कार्बन से, देखिए आपको एक बार फिर बताते हैं प्राथमिक कार्बन क्यों है, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बन क्यों है, क्योंकि अपने पीछे वाले जब आ रहे तो CH3 लिखोगे ना, तो एक कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए द्वितीयक, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। तो जब CO आएगा तो कीटोन का निर्माण हुआ है, जब CHO आता है तो हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड का निर्माण। चलिए अब दूसरा इसमें जो विधि है उसका नाम है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। अच्छा, एल्कोहलों के तरी नाम जानिए, विहाइड्रोजनन कहता है। तो विहाइड्रोजनन का मतलब ही होता है कि इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालना, समझे बात को, यानी एल्कोहल रहेगा और इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। बाबू तन ध्यान देना, लिखा गया है कि इस विधि में एल्कोहल के वाष्प को तत्व भारी धातु उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। यह प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि CH3 CH2 OH जिस कार्बन से जुड़ा अपने पीछे वाले ही कार्बन से जुड़ा। अब आप इसको कॉपर की उपस्थिति में 5 से 73 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया ना, इसीलिए इसको हम लोग एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन कहते हैं। और CH3 CHO एल्डिहाइड का आपका निर्माण हो गया। नाम क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा ना, कार्बन 2 हो रहा है इसलिए एथेनॉल। इसका क्या नाम होगा? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे कुछ और भी देखते हैं। अब द्वितीयक एल्कोहल से आपको याद होगा कीटोन का निर्माण होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर CH3 CH3OH, क्योंकि जिस CH जुड़ा है अपने किनारे के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको भी कॉपर और 5 से 73 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो देखिए कीटोन का निर्माण हो गया। नाम होगा प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन बाहर। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो विधि आता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन से। याद होगा हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो याद करो, वे होगी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें 3 बात आते हैं। एक एल्केन आता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक एल्कीन आता है, एक एल्काइन आता है। यानी जो बातें हो रही हैं आपकी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 3 होता है, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देख रहे हो, देखिए पहला लिखा गया है एल्कीनों की ओजोन अपघटन से। तो CH3 है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ही बताता है कि ये एल्कीन है, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया। देखिए पहले तो ये जुड़ गया है, जुड़ने के बाद CH2 और इसके साथ एक O1 हो, 3 O जुड़ गया, फिर H2O जिंक की उपस्थिति में, तो आपका HCHO यानी ये आपका जो है मेथनॉल का निर्माण हो गया। इसी तरीके से आप जो भी निर्माण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बता सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए अब एक बात आता है एल्काइनों के जल योजन से। एल्काइन, एल्कीन नहीं, एल्काइन। एल्काइन की मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और हुआ भी है, देख रहे हैं यहाँ पर RCH ट्रिपल बॉन्ड है। जल योजन से जल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड C और एक OH, फिर R, फिर H, फिर H, ये, और फिर आप अंत में क्रिया कराएंगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड OH यानी कीटोन का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख रहे ना, एल्काइन की बात करता है तो एल्काइन तो रहना चाहिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। जल योजन कहता है तो इसको जल से क्रिया कराते हैं, समझ चाहिए। तो बन गया आपका। इसी तरीके से अब और विधि भी आता है जिसका नाम होता है कि एसिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। अच्छा, याद है ना एसिल क्लोराइड का सूत्र होता है। हालांकि इसी को याद करो बाबू, रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं, याद करो। तो होता इसमें ही है कि एसिल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलोडियम उत्प्रेरक के हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह है एसिल क्लोराइड। एसिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन के साथ CO फिर Cl है, तो एसिल क्लोराइड है। और इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन से करा रहे हैं किसके उपस्थिति में? बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो ये बेंजल्डिहाइड बना। बेंजीन है, इसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा, बेंजल्डिहाइड।
या ये जो है CH3 COCl है प्लस हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तभी CH3 CHO और HCl का निर्माण हो। तो सब बातें आपको याद होना चाहिए ना, एसिल क्लोराइड की जब बात करेगा तब भी आप बता सकते। चलिए कुछ और आगे, कुछ और विधि के बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसी को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब है नाइट्राइल और एस्टर से। तो नाइट्राइल और एस्टर से कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। अच्छा याद है आपको कुछ, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। देखो ये क्या है, RCN, ये नाइट्राइल की बात है, तो ये एल्किल नाइट्राइल होगी और इसकी क्रिया SnCl2 प्लस HCl से कराएंगे तो RCH ट्रिपल बॉन्ड NH H2O प्लस से क्रिया कराएंगे तो RCHO बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए, तो ये सब बातें थी ना, ये बनाने की सब विधि है हाइड्रोकार्बन से। देखिए आपको दिखा रहा है कि क्रोमिल क्लोराइड से यह बेंजीन है, इसमें CH3 जोड़ दिया गया। टालविन का सूत्र है, इसमें क्रोमिल क्लोराइड देख रहे हैं CrO2Cl2 क्रिया करा देंगे तो अंत में आपका ये बेंजोल्डिहाइड बन जाता है। भाई जब आप टालविन लेंगे तो बेंजोल्डिहाइड ही बनता है। तो ये सब बनाने की भी बात होती है और ये बना भी सकते हैं हम लोग। एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जो होता है ना उसको हम लोग बना सकते हैं। अच्छा कुछ और बातें भी इसमें है, उसको भी हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए अब हम लोग प्रारूप देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे और आणविक द्रव्यमान देखेंगे। अच्छा N ब्यूटेन आपको याद होगा, ब्यूटेन का जो बात होता है ब्यूटेन C4H10 होगा, यानी CnH2n+2 होता है। इसका गलनांक 277 होता है। और देखिए आणविक द्रव्यमान 58। कैसे 58 है, देखिए कार्बन का 12 होता है ना, कार्बन कितना होता है 12, 12 में 4 से गुणा करें 12 चौको 48 और उसमें 10 जोड़ देंगे 48 और 10 जब जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा, 58। उसके बाद से मेथॉक्सी एथेन है जिसका 280 क्वथनांक होता है और मेथॉक्सी एथेन का 60 होता है। मेथॉक्सी एथेन का आप ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH2CH3। प्रोपेनॉल है तो 322 58, एसीटोन है 329 58, प्रोपेनॉन 1 आल है 370 60 है। सब आपका ये होता है इसमें। और उसके बाद से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तब आ जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोनों के निमित्त से, तो जैसे मेथेनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध के फलस्वरूप प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रण होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी यौगिक होते हैं सब जल में घुलनशील होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी यौगिक होते हैं सब जल में घुलनशील होते हैं। देखिए कुछ और बातें इसमें, किंतु यानी ये तो बात जान गए कि जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन लिखा है किंतु जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि होती है उनकी घुलनशीलता में तेज़ी से घटाव होता है। जितने बड़े मेथनॉल सबसे अधिक होगा, एथनॉल तनी, यानी जैसे जैसे श्रृंखला माने कार्बन की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है ना, घुलनशीलता क्या होती है, कम होती चली जाती है। और न्यूनतम एल्डिहाइड में तीखी गंध होता है। जो न्यूनतम एल्डिहाइड होता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसमें गंध, तीखा गंध होता है। अणुओं के आकार में वृद्धि होने से गंध कम तीक्ष्ण होती है तथा सुगंध बढ़ती है। माने देखो जब कार्बन की संख्या कम होगा ना तो उसमें तीखा गंध होता है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका जो गंध होता है वह माने सुगंध में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ आता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो बातें आती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो देखो पहला एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है नाभिक राजी योगज अभिक्रिया। तो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कह सकते हैं कि नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होता है। अच्छा आपको समझा देते हैं तो समझ जाएंगे, यही है पास। ठीक है, नाभिक रागी जो अभिक्रिया की बात हो रही है जिसका आप रिएक्शन जा रहे हैं बताने के लिए। तो होता क्या है, देखिए ये कार्बन है, इसके ऊपर जो होता है आंशिक प्लस का चिन्ह होता है, ये आंशिक माइनस का चिन्ह होता है। थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा कर देता हूँ और अच्छा दिखाई देगा। देखिए ये कार्बन है, इसके ऊपर आंशिक प्लस का चिन्ह है
ये ऑक्सीजन है, उसके ऊपर आंशिक माइनस का चिन्ह है, ये है बी है। और ये जो नाभिक रागी है जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, आक्रमण कार्बन के ऊपर प्लस में करेगा। तो यहाँ ए बी और न्यूक्लियस वहीं रहेगा, बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एन यू इसके साथ जुट गया है, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ चला जाएगा ओ, फिर ये तीव्र क्रिया होगी तो आपका CaBOH OH होगा इसके साथ, फिर या नहीं संकलन उत्पाद करेगा। समझ गए? तो ये बातें अगर आपसे पूछी जाती है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं, और कोई भी पूछता है तो इसको आप लिख भी सकते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो दिखा रहा है कि अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉनिक तथा त्रिविमीय प्रभाव के फलस्वरूप नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन अधिक क्रियाशील होता है तो आप सीधे कहिएगा कि जो कीटोन होता है कम क्रियाशील होता है, एल्डिहाइड आपका अधिक क्रियाशील होता है। अब ज़्यादा क्रियाशीलता की बात अगर देखते हैं, देखिए ये जो लिखा गया है CHO ये सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी एथेनॉल मेथेनॉल सबसे अधिक क्रियाशील है, मेथेनॉल एक कार्बन है। और यहाँ पर आप देखिए एथेनॉल हो रहा है, ये कम क्रियाशील है, सबसे क्रियाशीलता घटती चली है। प्रोपेनॉल 3 कार्बन है और कम, ये और कम, ये और कम, इस तरीके से क्रियाशीलता इसकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।